हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागिया। स्वागत है आपका जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की पिचेस का रिव्यू एंड एनालिसिस करते हैं। करते करते हम बढ़ चुके हैं और आज का स्टार्टअप जो हमने उठाना है वो है कन्नूजा इंडिया। अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बट कन्नूजा इंडिया इज व्हाट आई नो। कार्तिक, सुकृत और आरजू इसको लेके आए, जहाँ पे ये इन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया, एक ऐसी कंपनी बनाई है जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है और मेंटल और फिजिकल, मैं कहूँ हेल्थ, मेंटल तो नहीं बट हाँ फिजिकल हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाया फ्रॉम कैनाबिस लीव्स। कैनाबिस बेसिकली जो इसको हम भांग के नाम से जानते हैं। एक सवाल जो शार्क टैंक में इसके से रिलेटेड उठा वो ये कि भैया भांग की तो कंजम्पशन इलीगल है बिकॉज उसमें नशा होता है, इट्स लाइक अ यू नो ड्रग एंड एवरीथिंग। तो हाँ, इन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि इस प्लांट के फ्लावर्स या फ्लावर टॉप को कंज्यूम करना इलीगल है, बट इस प्लांट भांग का जो पेड़ है उसकी पत्तियों को कंज्यूम करना इलीगल नहीं है। इसलिए उसकी पत्तियों के रस से अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि इनको वो ये रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन और ये जो बैन वाली चीज़ है उससे ये सरपास कर सके, उसका कोई दिक्कत ना आए। 30 से ज़्यादा आयुष अप्रूव्ड फॉर्म्यूलेशंस ऑफ द प्रोडक्ट इनके पास है। कैंसर, पेन, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, न्यूरल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्योर करने की ये मेडिसिन अपने प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स को अभी तक ये अपना सामान बेच चुके हैं और इनके टाइप्स हैं, कंसल्टेंसी टाइप्स हैं विद सेंट्रल, मैं नाम पढ़ लेता हूँ तो एक गलती नहीं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI से। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओरल प्लस ऑयल फॉर्मेट में, टिंचर फॉर्मेट में, क्रीम्स फॉर्मेट में, टैबलेट्स फॉर्मेट्स में, इन सारे फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर कि आप जब आपको डॉक्टर लिख के देगा तभी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और ओवर द काउंटर जो आप नॉर्मली जाके खरीद सकते हैं। अब बिकॉज आप देखो कैंसर जैसी बीमारियां अगर हो गई तो उनके लिए तो डॉक्टर जब तक लिख के नहीं देगा तब तक कोई दवाई आप ऐसे ही नहीं कंज्यूम कर सकते। ऐसे ही अपनी मर्जी से दिल उठा और दवाई लेनी चालू कर दी, वो तो अपन नहीं कर सकते हैं इस केस में। वेयर एज अगर मैं बात करूं जो बाकी बीमारियां ये लोग क्रिएट करेंगे, इंसोम्निया हो गया, एंजाइटी हो गई, जैसे कि प्रॉब्लम्स लाइक माइग्रेन हो गई, ये सारी क्या है लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इनके दवाई के लिए कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वो दवाइयाँ जो है आप ओवर द काउंटर जाके ले सकते हो, किसी मेडिकल शॉप से इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा इनकी जो दवाइयाँ हैं वो मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो केवल मेडिसिनल पर्पजेस के लिए ही कंज्यूम करे जाएं, ऐसा इन्होंने डिस्क्लेमर दिया और उसी के ही प्रपोजिशन से ये उसको बेचते भी हैं। पीपल, तीनों व्यक्ति जो कार्तिक, सुकृत, आरजू, इनकी बात करूं तो ऑपरेशंस, मार्केटिंग और बायोकेमिकल्स का इनका बैकग्राउंड है, तो पीपल तो भैया सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी सेल की बात कर लेता हूं तो पिछले साल मिला के इन्होंने 50 लाख की सेल करी है। पिछले महीने नवंबर, जब ये शार्क टैंक पे आए तो दिसंबर होगा, तो पिछले महीने नवंबर की इनकी 18 लाख की सेल थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ साल का हो गया, लेकिन इन्होंने 6 महीने में टिल नवंबर 1 करोड़ की सेल कर ली थी। तो मतलब 2023-24 का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो है वो लगभग 2 करोड़ हो सकता है। H1 वॉज 1 करोड़, तो H2 कैन भी 1 करोड़। अब H1 क्या है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वॉज 1 करोड़ की सेल, तो सेकेंड हाफ में भी हम ऑलमोस्ट सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे रिटेंशन रेट की मैं बात करूं तो 70% रिटेंशन रेट इनका चल रहा है, विच इज अ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग क्यों? बिकॉज रिटेंशन रेट का क्या मतलब, अब देखो वैसे तो मेडिकल इंडस्ट्री में जैसे कि अगर बोल रहे थे कि रिटेंशन रेट अच्छी बात है बुरी बात है, पता नहीं, बिकॉज रिटेंशन रेट क्या है कि बंदा आपकी दवाई खरीदे जा रहा है, तो अगर वो कोई व्यक्ति आपकी दवाई खरीदे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। सो वो एक एक्सपेक्ट हो सकता है सोचने का, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि भाई साहब आप कोई भी दवाई तभी लॉन्ग टर्म में तक कंज्यूम करते हो जब आपको ये फील होता है कि ये दवाई मेरे को बेनिफिट दे रही है। इसलिए अगर जो कोई व्यक्ति, जैसे इन्होंने बताया कि इनका रिटेंशन रेट जो है वो 70% था, तो अगर कोई व्यक्ति मतलब हर 10 में से 7 व्यक्ति इनके पास दोबारा दवाई लेने आते हैं, तो जब मैं दोबारा इनके पास दवाई लेने जा रहा हूँ इसका मतलब ये कि मेरे को कुछ ना कुछ तो फायदा इनकी दवाई से महसूस हो ही रहा है, जो मैं दोबारा भी इनके पास जा रहा हूँ इनकी दवाई लेने। तो आई थिंक वो इनके लिए ग्रीन फ्लैग है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छी बात है। सेल्स की मैं बात करूँ तो 30% सेल ऑफलाइन आती है, वेलनेस सेंटर्स और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू।
बाकी की 30% सेल डायरेक्ट सेलिंग ये लोग करते हैं, वहां से आती है, और 40% सेल लगभग ऑनलाइन आती है। इसमें से 10% इनकी वेबसाइट से और 30% अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आती है। अब ऑब्वियसली बात है कि ऑनलाइन और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें वही प्रोडक्ट जा रहे होंगे जो ओवर द काउंटर्स मिल सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तभी मिलेगा, बिकॉज वो अलग चीज है। इन्होंने ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि हमारी जो दवाइयां हैं वो बीमारियां ठीक नहीं करेंगी, उसको मदद करेंगी, आपको मदद करेंगी उन बीमारियों को ठीक करने। क्लेम नहीं करेंगे कि हमने ये हमारी बीमारी, मतलब हमारी दवाइयां ये बीमारी मिटा देंगी। We will not claim it. We will say that these medicines will help you. जैसे कि उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल स्टडीज है उसमें भी ये पाया गया है कि लगभग 80 से 90% लोगों को फायदा महसूस हुआ इन दवाइयों को यूज करके। तो बीमारी ठीक हो गई वो एक अलग बात होती है, और आपको उससे फायदा महसूस हुआ वो एक अलग बात होती है। तो ये कहते हैं कि हमारी दवाई से फायदा महसूस होता है। दूसरा इन्होंने बोला कि 50 से 60% ईयर ऑन ईयर हर साल ग्रो हो रही है ये जो कैनबिस की मेडिसिनल पर्पसेस वाली जो इंडस्ट्री है वो। तो दैट इज आई थिंक ऑल्सो वेरी गुड साइन। इसके अलावा थोड़ी और इंडस्ट्री का एनालिसिस में मैं घुसूं तो देखो, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग खर्च करेंगे दवाइयों के लिए। प्राइस इस इंडस्ट्री में मैटर नहीं करता है कि आप किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो, वो नॉर्मली मेडिसिनल चीज़ों में उतना मैटर नहीं करता है जितना बाकी प्रोडक्ट्स में मैटर करता है। ऑल्सो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक व्यक्ति जो है, अगर माइग्रेन जैसी बीमारियां है, इंसोम्निया, एंजाइटी जैसी बीमारी, ये लाइफस्टाइल डिसीज हैं, ये जल्दी से ठीक नहीं होती हैं, ओवर द टाइम ठीक होती हैं। वेरएस कैंसर पेन तो अगर किसी ने सर्जरी कराई है तो उस चीज़ का पेन है उसको, वो प्रोबेबली 3 महीने 6 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बीमारियों को मैंने पहले नाम लिया वो चलती रहती हैं, कुछ तो सालों तक चलती है, 5 साल 10 साल तक चलती है। इन दैट केस एक कस्टमर रेगुलरली कोई दवाई यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल आप शुगर बीपी की दवाई भी देख लो तो वो ऐसी है कि रोज लेनी है और सालों तक लेनी होती है, बिकॉज उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इट जस्ट हेल्प्स, जैसे कि इनका क्लेम। उस चीज को यदि मैं मद्देनजर रखूं तो एक व्यक्ति से आने वाला बिजनेस फॉर द एंटायर टाइम पीरियड, जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कंज्यूमर, वो इस इंडस्ट्री में बहुत हाई होता है। अब बिकॉज एलटीवी हाई है कंज्यूमर का, तो कंपनीज के पास ये अपर हैंड होता है कि वो क्या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब मार्केटिंग में कस्टमर को लाने में ज्यादा पैसा खर्च कर सकती हैं, बिकॉज एट द एंड उनका पैसा वापस आ ही जाएगा, नॉट आफ्टर 1 सेल और 2 सेल, देन एटलीस्ट आफ्टर 5 सेल 7 सेल 10 सेल, क्योंकि उनको पता है कि इस लाइफ टाइम वैल्यू कंज्यूमर की बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर ये दवाइयां लेगा ही लेगा और लंबे टाइम के लिए लेगा। एक जो अच्छी बात है वो इस प्रोडक्ट के लिए ये है कि इसकी अवेयरनेस कम है, इंडस्ट्री के लिए ये है कि इसकी अवेयरनेस कम है। तो मेरे को लगता है कि ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है मार्केट में कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो भांग से बने, बिकॉज जब तक ये प्रोडक्ट्स किसी की बीमारियां ठीक कर रहे हैं और उसको फायदा हो रहा है तब तक नो मैटर, इट डजंट मैटर मच। हाँ, आयुष अप्रूव्ड होने चाहिए जो कि हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। ज्यादा इसलिए ना बताएं बिकॉज जितना ज्यादा बताया जाएगा उतना ही ज्यादा जो टैबू या जो मिथ है हमारे देश में कि जब भांग है तो केवल नशे के लिए ही यूज होगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, एक्चुअल में हमें पता है कि ऐसा नहीं है बिकॉज हमने अब ये पिच देख ली है, बट जनरल पर्सपेक्टिव यही है। तो वो इमेज, वो मिथ, वो टैबू थोड़ा इनके लिए नेगेटिव में जा सकता है। इसलिए जितना कम लोगों को पता होगा कि इनके प्रोडक्ट्स में क्या है क्या नहीं है उतना अच्छा है। बाय फार द प्रोडक्ट इज गुड एंड क्वालिटी इज लाइक, जिसको कस्टमर को यूज करके फायदा हो रहा है तब तक तो सारी चीजें ठीक है। एक और चीज मैं बोलूंगा कि कुछ चीज़ों के बारे में पिच में बात नहीं करी गई, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, जिससे आइडिया लग पाए कि इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी या मार्केटिंग कैपेसिटी कितनी है। हालांकि एक बंदा मार्केटिंग का है तो वो अच्छी बात है, बैकग्राउंड एक बंदा का मार्केटिंग का, लेकिन मार्जिन कितने हैं उस बारे में कोई बात नहीं करी गई। ऑल्सो रेफरल्स इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप, बिकॉज देखो अगर किसी को माइग्रेन है तो वो ऑब्वियसली आसपास में, इट्स सच अ कॉमन प्रॉब्लम कि आसपास में कोई और व्यक्ति भी होगा जिसे माइग्रेन होगा। सजेस्ट करी हुई दवाई एंड डायरेक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स माउथ अगर कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि जी मैं ये दवाई खा रहा हूँ और मेरे को इससे फायदा हो रहा है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है, उससे अच्छा कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं होती है, उससे अच्छा कोई कैक रिड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो आई थिंक वो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, लेकिन क्यों ये लोग जीतेंगे, जैसे कि अजहर ने बोला कि और अनुपम ने बोला कि कोई डिफरेंट यूनिक डिफरेंशिएशन नहीं है,
कोई ऐसी बात नहीं है कि क्यों इन्हीं की ही कैनबिस प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं, किसी और के ना खरीदे जाएं। कोई ऐसी बात मतलब जिसको बोलते हैं राइट टू विन इन द मार्केट नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको स्टैट्स बताया कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, वो इंडस्ट्री के, वो सारी ही कंपनी के लिए अच्छी है, स्पेशलिटी इनके लिए नहीं। तो इनके लिए क्या है क्या नहीं है, ये कैसे उस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाएंगे, दैट इज नॉट वेरी क्लियर। और आई थिंक वो एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से इनको उतने शार्क से डील ऑफर नहीं हुई है। ऑल्सो जिन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दूसरे ब्रांड्स के लिए और उस चीज़ की इन्होंने अलग कंपनी बना दी है। येस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे है, बिकॉज बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मुलेशन ला रहे हैं, क्या प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं, उससे इनको बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। बट एज अ कंपनी वो अच्छी बात है, बिकॉज काइंड ऑफ पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, काइंड ऑफ पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट ग्रो हो रही है नहीं हो रही है, डिमांड आ रही है नहीं आ रही है, काइंड ऑफ पता चल जाएगा कि अच्छा हम ये और क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ कैनोजा इंडिया में जो कि हमारी सेल बढ़ जाए। बट ये अनएथिकल है। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि जो भी चीज़ मैंने अभी बोली वो अनएथिकल तो है, बट अगर ब्रांड बड़ा करना है और कोई सोच ही लेके मेरे को इस रास्ते पे जाना है तो उसके लिए ये रास्ता खुला हुआ है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा। उसके अलावा मेरे को लगता है कि जो इन्होंने एक मैट्रिक्स जो शार्क्स पूछ रहे थे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितने बने, इनके पास उसका जवाब नहीं था। मेरा सवाल है क्यों? बिकॉज अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपने कंपटीशन के लिए माल बना रही हैं, तो इनको पता होगा कि हर महीने कितना माल बनता है, कितना बिक जाता है, उसी हिसाब से, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स आते होगा ऑल माल बनाने के लिए। तो उस केस में कैसे इनको ये नहीं पता है कि कॉम्पिटिटर्स का क्या स्केल है क्या नहीं है, मेरे को वो डाउटफुल वाली बात है, वो थोड़ा चिंताजनक बात है, वो थोड़ा रेड फ्लैग है कि पता होना चाहिए था। स्पेशली बिकॉज जब आपके कॉम्पिटिशन का ही मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में हो तो ये आप पता ही लगा सकते हो कि मार्केट कितनी बड़ी है और कॉम्पिटिशन का क्या साइज है। फिर भी अगर इनको नहीं पता है तो मेरे को लगता है कुछ लैक है सीरियसनेस ऑफ द बिजनेस में। ऑल्सो एक चीज जो मेरे को लगता है इनको करनी चाहिए वो है पार्टनरशिप विद डॉक्टर्स। और जैसे कोलगेट ने किया था कि वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करके उसने अपने कैंपेन्स लॉन्च करे। जिसको नहीं पता वो हमारी द ब्रांडेड बकेट वाली सीरीज चल रही है, उसमें हमने रिसेंटली अभी कोलगेट की केस स्टडी कवर करी है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। एग्जॉस्टिव केस स्टडी इंटरनेट पे इससे पहले इतनी डिटेल में कोलगेट ब्रांड के ऊपर और उसकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर किसी ने उतनी डीप वीडियो रिलीज नहीं करी, आप जरूर जाके उसको देखना। तो उसी की तरह इसे पार्टनरशिप्स करने पड़ेंगे विद द मेडिकल एसोसिएशंस, और क्योंकि डॉक्टर के रेफरल से सबसे ज्यादा वहां से ट्रस्ट जनरेट होगा। और एक बार डॉक्टर्स ने रिकमेंड करना चालू किया, ऑन प्रिस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट्स बिकने चालू हुए, तो ओवर द काउंटर वाले प्रोडक्ट्स भी बिक ही जाएंगे। विद दिस सेड, मेरा एनालिसिस ऑफ कनूजा इंडिया यहाँ पे समाप्त होता है। मेरे पास और कुछ नहीं है इसमें ऐड करने के लिए। मेजर रीजन यही है कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई यूएसपी नहीं है, और कैसे ही आगे बढ़ेंगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे उस चीज़ का कोई क्लैरिटी नहीं है। एक चीज़ जो मैं डिसएग्री करना चाहूँगा, जो शार्क अनुपम ने बोला कि इनका जो फोकस है वो डिफ्यूज है, कि इनको मार्केटिंग कंपनी बनना है, कि इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना है, वो एंटरप्रेन्योर को क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर का साइड लेना चाहूँगा। मेरे को लगता है अनुपम ने जो ये बोला, आई डू नॉट एग्री विद इट, बिकॉज उनको इस बात की क्लैरिटी है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक इसी वजह से उन्होंने दोनों कंपनियों को अलग अलग रखा है। अगर वो मर्ज कर देते तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात थी जिसको शार्क्स से मतलब जिससे शार्क्स को दिक्कत है, वो चीज़ और बढ़ जाती कि तुम इसी कंपनी में अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो, इसी कंपनी के सब्सिडरी में या किसी में तुम दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात और बढ़ जाती। लेकिन बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि मेरा फोकस जो है वो टूटे और उनका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एक ब्रांड की तरफ बना रहे, उन्होंने उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग वाली एंटिटी को अलग कर दिया। तो आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूंगा, बट ठीक है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। With this said, I would like to end the video. So that's all for today. Thank you and have a nice day.